स्वागत है दोस्तों। आज की हमारी पीएनएसटी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है सब्जेक्ट केमिस्ट्री की, क्लास नंबर 10 में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। प्रीवियस 9 क्लासेस आप लोगों ने देखी है और अच्छे उसके रिस्पॉन्स मिले हैं, अलग अलग उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको पढ़ के। कई सारे कमेंट्स सिलेबस को लेकर किए गए हैं कि इस तरीके का सिलेबस से हमको क्लासेस दी जाए, क्वेश्चन करवाया जाए, तो लगभग उसकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। हो सकता है कल जब आपको नया वीडियो मिले, कल मॉर्निंग में तो ये वीडियो रहेगा आपका, नेक्स्ट जो आपको वीडियो मिलेगा वो क्लास के ऊपर बेस्ड होगा और पॉलीमर बहुलक वाला जो टॉपिक होगा। अभी तक जितना एनालिसिस किया गया है पॉलीमर का डेफिनेट क्वेश्चन आ रहा है, तो पॉलीमर में से अपने को नंबर लेना ही लेना है। पॉलीमर वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुलक वाला, उसमें से अपने को नंबर लेना है। तो उसके इतने तरीके के क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे कि आप केवल वो क्वेश्चन भी तैयार करके चले जाए तो आपका नंबर फिक्स है, 1 नंबर 2 नंबर जितने भी उस बेसिस पे जितने क्वेश्चन आए उसके बेसिस पे। तो आज की क्लास पढ़िए आप वेरियस क्वेश्चंस, और कल से एक टॉपिक के ऊपर बेस्ड आपकी क्लास रहेगी और उसको मिस नहीं करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस होने के बाद लाइव क्लास भी होगी और टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले जितनी चीज़ें आपने पढ़ी उसमें से कौन कौन से आपका जो है कंप्लीट हो गया है और कितने में आपको ज़रूरत है। तो शुरू करेंगे आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है फर्स्ट है, हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उस क्रिस्टल प्रणाली का नाम क्या है? क्रिस्टल प्रणाली का नाम क्या है जिसमें कोई भी अक्षीय लंबाई समान नहीं होती? अक्षीय लंबाई समान नहीं होती लेकिन अक्षीय कोण 90 डिग्री के होते हैं। अक्षीय लंबाई मतलब कि आपका ए बी सी और कोण अल्फा बीटा गामा, ये 3 कोण होते हैं और ये 3 लंबाइयाँ होती है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन है क्यूबिक घनी क्रिस्टल प्रणाली, दूसरा टेट्रागोनल या द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टल प्रणाली, तीसरा हेक्सागोनल षटकोणीय प्रणाली क्रिस्टल प्रणाली, और चौथा ऑर्थोरोम्बिक या विषम लंबाक्ष, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिनमें ए बी सी जो अक्षीय लंबाई समान नहीं होती है लेकिन जो कोण होते हैं अल्फा बीटा गामा वो तीनों एक जैसे होते हैं और वो भी 90 डिग्री के? तो इसका सही जवाब है ऑर्थोरोम्बिक या विषम लंबाक्ष। ऑर्थोरोम्बिक या विषम लंबाक्ष इसका सही आंसर है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो यहाँ ऑप्शन आए वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ताकि आप इनको तो याद कर ही लें और जो बचे हुए उनको भी याद कर लें, ताकि इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आए तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हमें याद रखना है। क्यूबिक या जो घनी क्रिस्टल प्रणाली है इसकी जो अक्षीय लंबाई होती है ए बी के बराबर होती है और सी, ये तीनों आपस में बराबर होती है, तीनों अक्षीय लंबाई एक जैसी होगी, और जो अक्षीय कोण होंगे अल्फा बीटा गामा ये तीनों भी एक जैसे होंगे, वो भी कौन से? 90 डिग्री। इसके जो उदाहरण है वो है कॉपर है, सोडियम क्लोराइड है, एलम हमारी फिटकरी और हीरा, ये कुछ उदाहरण है। और भी उदाहरण है, आप देख के लिखे और इस उदाहरण की सीरीज को और बढ़ा दे। आप जितने ज़्यादा उदाहरण लिखेंगे बहुत अच्छा रहेगा। अगला है हमारा द्विसमलंबाक्ष, जिसमें ए और बी जो अक्षीय लंबाई है वो बराबर होगी, ए और बी एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन सी इनके बराबर नहीं होगी। मतलब सी का मान, सी की जो लंबाई होगी वो ए और बी से अलग होगी। अक्षीय कोण द्विसमलंबाक्ष के अंदर हम बात करें तो अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर होते हैं 90 डिग्री के, क्यूबिक की तरह, ठीक है। यहाँ पे क्यूबिक में बहुत आसान है, इसको याद रखना, अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण बराबर होते हैं, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, और ये इसके एग्जाम्पल है। द्विसमलंबाक्ष में अल्फा बीटा गामा तो 90 डिग्री होते हैं लेकिन ए बी बराबर होंगे लेकिन सी उनके बराबर नहीं होगा, यानी कि वो जो अक्षीय लंबाई अलग होगी, टाइटेनियम का ऑक्साइड, यूरिया, कैल्शियम सल्फेट द्विसमलंबाक्ष के उदाहरण है। अगला है हमारा षटकोणीय हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में भी अक्षीय लंबाई जो है ए और बी तो बराबर होगी लेकिन सी उसकी इक्वल बराबर नहीं होगी, और कोण में भी अंतर है, अल्फा बीटा तो 90 डिग्री होंगे, अल्फा बीटा दोनों इक्वल होंगे 90 डिग्री, लेकिन जो गामा वाला होगा वो होगा 120 डिग्री। इसका उदाहरण है ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, ये सब षटकोणीय क्रिस्टल के उदाहरण हैं जिसमें ए और बी अक्षीय लंबाई बराबर है लेकिन सी उसके बराबर नहीं होके अल्फा बीटा का जो कोण है वो 90 डिग्री और गामा का कोण 120 डिग्री है। अगला है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष ए और बी और सी बराबर नहीं है, जो कि हमारा भी क्वेश्चन था, जो इसका सही आंसर है। विषम लंबाक्ष, विषम यानी कि अलग अलग, बराबर नहीं, सम का मतलब समान, विषम यानी अलग अलग,
तो जिनकी लंबाई नाम से ही पता चल रहा है लंबाई अलग अलग हो, ए बी के बराबर नहीं और सी भी उसके बराबर नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री होंगे। ये भी बहुत आसान है याद रखने के लिए। पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट इस विषम लंबाक्ष के उदाहरण है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे। कॉन्सेप्ट याद होंगे आप डेफिनेटली आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, और जितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा आगे क्वेश्चन आप टाइम पे सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा एक अभिक्रिया से जुड़ा हुआ है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें। नीचे एक अभिक्रिया दी हुई है, एथेनॉल CH3CHO एथेनॉल दिया हुआ है, डाइल्यूट NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की उपस्थिति में NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में इसका जो है रिएक्शन होगी और A प्रोडक्ट बनेगा, और वो ए प्रोडक्ट कौन सा होगा वो हमें पहचान करना है। या तो वो CH3CH2CH2COH एसिड बनेगा, या CH3CH2CH3COCH एसिड और कीटोन का डेरिवेटिव बनेगा, या CH3CHOH CH2CH2OH यानी कि अल्कोहल का डेरिवेटिव, या फिर एल्डिहाइड का डेरिवेटिव बनेगा। इन चार में से एक एसिड है, एक एसिड कीटोन डेरिवेटिव है, अल्कोहल और एल्डिहाइड डेरिवेटिव है। तो इसका सही आंसर है वो अल्कोहल का डेरिवेटिव देगा। अब ये अल्कोहल का डेरिवेटिव किस बेसिस पे देगा उसको हम आगे समझते हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि एल्डिहाइड, ये जो हमारा दिया हुआ है एथेनॉल एल्डिहाइड है CH3CHO। तो एल्डिहाइड का जब हम अपचयन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, किसकी उपस्थिति में? अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का निकलना, या हाइड्रोजन का जुड़ना। ये एक साधारण सी अपचयन की परिभाषा है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक प्रवृत्ति के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनकी उपस्थिति में जब एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो क्या बनता है? एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल का निर्माण होता है। अब उसको हम अभिक्रिया के रूप में कैसे समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। CH3CHO एथेनॉल, दूसरा CH3CHO एक और एथेनॉल, यानी एथेनॉल के दो मोलिक्यूल, या एसिड एल्डिहाइड लिख सकते हैं। एथेनॉल के दो मोलिक्यूल यहाँ पे अभिक्रिया कर रहे हैं, डाइल्यूट NaOH सोडियम बोरोहाइड्रेट अपचयन करना है। अब अपचयन किस तरीके से होगा? CH3CH, ये CH3, ये CH, ये जो O है ये इस पोजीशन पे आ जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ क्या हो गया? OH। भाई CH3CH तो एज इट इज है, ये O इस साइड में आ गया और O के साथ यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर आ गया, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ CH3 था, एक हाइड्रोजन यहाँ जाने के बाद इसके पास क्या बचा? ये CH2। ठीक, यहाँ क्या है? CHO, और यहाँ दो हाइड्रोजन हम इसको दे दे तो ये क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन शो करने की जरूरत नहीं है। अपचयन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, हाइड्रोजन उपलब्ध करवाएगा। तो CH3CHOH, CH2CH2OH। अब जब नाम लिखे इसका तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पहले कार्बन पे भी OH है और तीसरे पे भी OH है, तो दो बार है, 1 2 3 4, पहले पे OH, तीसरे पे OH, तो इसको बोलेंगे चार कार्बन है तो ब्यूटेन। ब्यूटेन पहले और तीसरे पे 1 और 3 क्या है? दो बार OH है, और OH के लिए जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो क्या लगा देते? ऑल। तो क्या लग जाएगा? ब्यूटेन 1,3 डाई ऑल लग जाए, बन जाएगा। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो इस तरीके से लिथियम, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड आ सकता है, इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे एथेनॉल की जगह कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें बनाना क्या है? एल्कोहल बनाना है, ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे संख्यात्मक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। ठीक है, फिजिकल से रिलेटेड अभी तक जितनी भी क्लासेस रखी गई है, 10वें नंबर की क्लास है, सब में कोशिश की गई है फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक का एक कॉम्बो बना के आपकी क्लास रखी जाए, ताकि हर तरीके की जो क्वेश्चंस हैं हमको सोल्व करने आ जाए। ठीक है, कल से कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज चलेगा। पहला इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है, यदि एक तरल, एक लिक्विड है के वाष्पीकरण की एंथैल्पी, है ना, वाष्पीकरण की एंथैल्पी पहले बता चुका हूं मैं, 30 किलो जूल मोल इनवर्स 1 है। ये लिक्विड है कोई, उसकी वाष्पीकरण की एंथैल्पी दी हुई है 30 किलो जूल मोल इनवर्स 1, और वाष्पीकरण की एंट्रोपी है 75 जूल, जूल है ये, है ना, 75 जूल मोल इनवर्स 1 केल्विन इनवर्स है। तो तरल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है,
चीजें क्या दी हुई उसको देख ले एक बार। लिक्विड का वाष्पीकरण की एंथैल्पी 30 किलो जूल मोल इनवर्स 1 है, वाष्पीकरण की एंट्रोपी 75 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है। तो तरल का क्वथनांक टीबी पूछा है, तो एक दिया है 400 केल्विन, एक दिया है 600 केल्विन, एक है 430 और एक है 250। क्वथनांक है तो केल्विन में है। क्वथनांक बताया था पहले, तो जब किसी तरल को गर्म करेंगे या वो वेपोराइज होगा तो उसकी वेपर्स प्रेशर लगाएगी, तो जब वेपर्स का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का वातावरण का प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा तो उस समय वो लिक्विड बॉयल हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट कर देगा, वो इसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक होगा। तो हमें यहाँ वाष्पीकरण की एंथैल्पी और एंट्रोपी दी हुई है। अब इससे जुड़ा हुआ एक पहले क्वेश्चन कर चुके अपन, जिसमें ये था क्वथनांक दिया था और ये डेल्टा एस निकालना था अपने को। वाष्पीकरण की एंथैल्पी डेल्टा डेल वेपोराइजेशन एच फॉर एंथैल्पी है ना। एंट्रोपी परिवर्तन है, एंट्रोपी दे रखी है 75 टू डेल्टा एस। तरल का क्वथनांक टीबी बॉइलिंग टेम्परेचर। ये तीन चीजें हमको लगेगी, ठीक है। इसमें से एक हमको निकालनी है, ये दो हमारे पास है, आसान काम है। वाष्पीकरण एंथैल्पी कितनी दी हुई है 30 किलो जूल मोल इनवर्स। एंट्रोपी कितनी दी हुई है 75 जूल मोल इनवर्स। फॉर्मूला टीबी निकालना है, फॉर्मूला है कि डेल्टा एस डेल्टा वेपोराइजेशन अपॉन टीबी, यानी कि वाष्पीकरण की एंथैल्पी बटे क्वथनांक, तो एंट्रोपी परिवर्तन आ जाता है। लेकिन हमारे पास एंट्रोपी परिवर्तन है क्वेश्चन में, ये एंट्रोपी परिवर्तन का मान दे रखा है हमारे पास। एंट्रोपी वाष्पीकरण की 75 है, ठीक है, और टीबी पूछा है और ये वाष्पीकरण की एंथैल्पी भी है, तो जो पूछा है उसको लिख देते हैं। पूछा क्या है, टीबी पूछा है, ठीक है, ये टीबी पूछा आपका क्वथनांक। तो डेल्टा वेपोराइजेशन अपॉन डेल्टा एस, यानी कि वाष्पीकरण की एंथैल्पी और एंट्रोपी में जो परिवर्तन है उसमें भाग देते, तो आंसर आ जाएगा। वाष्पीकरण की एंथैल्पी कितनी दी हुई है 30 और एंट्रोपी परिवर्तन कितना 75। बट ध्यान दे, जल्दबाजी में आंसर गलत हो सकता है आपका। ये किलो जूल है और ये जूल ही है ना। अब भाग देंगे तो यूनिट तो इक्वल करनी पड़ेगी हमको, तभी डिवाइड हो पाएगा। तो क्या किया, 30 किलो जूल अपॉन 75 जूल, जूल को किलो जूल में परिवर्तित कर देते, तो 1000 से भाग देंगे 0.075 आ जाएगा, बहुत आसान है फिर तो। अब 30 में भाग देंगे अपन, तो उत्तर कितना आ जाएगा 400 केल्विन। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 400 केल्विन। ये फिर से देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन भी देख लीजिए फिर से ताकि समझ में आ जाए। और बहुत इजी क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली आप नंबर लेके आएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है आप लोगों से। एक तरल के वाष्पीकरण की एंथैल्पी 30 किलो जूल मोल इनवर्स है और वाष्पीकरण की जो एंट्रोपी है वो 75 है। तो तरल का क्वथनांक पूछा है, कितना होगा, 400 केल्विन होगा, 600 होगा, 430 होगा, 250 होगा। जो पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। वाष्पीकरण एंथैल्पी को माना है डेल्टा वीएपीएच, एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस, तरल का क्वथनांक टीबी। दिया क्या क्या है, वाष्पीकरण की एंथैल्पी दी हुई है 30 किलो जूल, एंट्रोपी में परिवर्तन दिया हुआ है 75, टीबी हमको निकालना है तो टीबी उधर ले जाइए, डेल्टा वीएपीएच अपॉन डेल्टा एस। वाष्पीकरण की एंथैल्पी में एंट्रोपी परिवर्तन से जो भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30/75। ये किलो जूल है और ये जूल है, इसको जूल को किलो जूल में परिवर्तित कर दे तो 75 का हो जाएगा 75 का 0.075, भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 400 केल्विन। तो ये आपका सही आंसर है। और उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के और भी क्वेश्चन इस तरीके के फॉर्मूले लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे या तो आप वाष्पीकरण की एंथैल्पी निकाल सकते हैं अगर एंट्रोपी और बॉइलिंग पॉइंट दिया है, और अगर एंट्रोपी परिवर्तन और वाष्पीकरण की एंथैल्पी दी हुई है तो आप जो है बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 चीज़ों में से कोई 2 दी हुई है तो एक आप निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल रिक्त स्थान के कारण पीले रंग के दिखाई देते हैं, है ना। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल किसके कारण पीले रंग के दिखाई देते हैं, शॉर्ट की दोष, शॉर्ट की डिफेक्ट, एफ सेंटर एफ केंद्र, फ्रेंकल दोष फ्रेंकल डिफेक्ट, या अंतरालीय इंटरस्टिशियल जो खाली जगह होती है उनकी वजह से, किसकी वजह से। तो इसका सही आंसर है एफ सेंटर या एफ केंद्र। अब ये समझते हैं कि ये सब चीजें है क्या। एफ सेंटर, जब किसी क्रिस्टल में ऋणायन अपने स्थान से हट जाता है तो क्रिस्टल को, है ना, कोई क्रिस्टल है उसमें पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो जब नेगेटिव अपनी जगह चला जाएगा छोड़ के चला जाएगा तो वहाँ पे एम्प्टी स्पेस बन जाएगी, खाली जगह बन जाएगी, है ना। ऐसे धन ऋणायन आपस में जुड़े होकर क्रिस्टल लेटिस का निर्माण करेंगे। अब ऋणायन अपने स्थान से हट जाता है तो
अब ये क्या हो गया कि ऋण चला गया तो इसके ऊपर डेफिनेटली धन आवेश आ जाएगा, ऋण कम हो गया तो धन आवेश बन जाएगा इसके ऊपर। तो उस क्रिस्टल को उदासीन बना के रखने के लिए हमको ऋण आवेश चाहिए ताकि वो बराबर हो जाए, ये न्यूट्रल हो जाए, उदासीन हो जाए, विद्युत उदासीन वो जो क्रिस्टल है वो। तो ऋण आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए, ठीक है। हमको क्या जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश आ जाएगा तो वो विद्युत उदासीन हो जाएगा। तो ये जरूरत है हमें। अब ये जो जगह लेंगे, ये जो ऋण आवेश के रूप में आएंगे, इन्हें बोलेंगे एफ सेंटर या एफ केंद्र। वे रिक्तियां जो इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी जाती है ना, ऐसी खाली जगह है, ये रिक्ति थी, अब यहाँ माइनस चार्ज अलग हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाहर से नेगेटिव चार्ज एफ सेंटर के फॉर्म में आ गया। वे रिक्तियां जो इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी जाती है उन्हें एफ केंद्र कहते हैं। तो ये जो जगह इलेक्ट्रॉन ने भरी यहाँ पे खाली हुई थी, इस हिस्से को क्या बोल दिया गया है, एफ सेंटर या एफ केंद्र। इलेक्ट्रॉनों में यही केंद्र क्रिस्टलों के रंग के लिए क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। तो क्रिस्टल जब भी रंग उसमें आएगा तो वो किसकी वजह से आएगा, एफ केंद्र, एफ सेंटर की वजह से। अब एक्चुअल में एफ जो है जर्मन शब्द फेर्ब से लिया गया है। किससे, फेर्ब, जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है कलर, रंग। एफ एक जर्मन वर्ड है फेर्ब, और जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो मीनिंग निकला कलर। तो हम देख रहे हैं एफ सेंटर की वजह से जो ऋण आवेश जिन खाली जगहों को भर रहे हैं उन्हें एफ केंद्र बोले, और उसकी वजह से वो क्रिस्टल में क्या आ जाता है, रंग आ जाता है। अब रंग के पीछे क्या कारण है देख लीजिए, ये भी समझ लीजिए रंग क्यों आ रहा है। एफ केंद्रों के इलेक्ट्रॉन प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उच्चतम ऊर्जा स्तर वाली चालक पट्टियों में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, बाहर से एनर्जी को गेन किया, वो गेन किया और हायर एनर्जी लेवल में चले गए। मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन था, उसको बाहर से एनर्जी मिली तो वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल में चले गए, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करके वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे। ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो कुछ ना कुछ कलर की लाइट को वो अपने में से बाहर इमिट करते हुए आते, उत्सर्जित करते हुए आते, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर के वो दिखाई देते हैं, पूरक रंग पैदा करते हैं। तो उच्चतम ऊर्जा स्तर वाले चालक पट्टियों में चले जाते हैं, जिससे क्रिस्टल में क्या हो जाएगा, रंग उत्पन्न हो जाएगा। तो नो डाउट जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसका सही आंसर पीला रंग या किसी भी तरह का जो रंग बन रहा है क्रिस्टल के अंदर वो एफ सेंटर की वजह से, एफ केंद्र की वजह से बनेगा। एफ केंद्र जब ऋणायन रिक्तियां होंगी तो उस ऋणायन की रिक्तियों को पूर्ति करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जिन जगहों पे वो जुड़ेंगे उनको बोलेंगे एफ केंद्र। और एफ केंद्र का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं क्रिस्टल को रंग प्रदान करेंगे, और रंग प्रदान करने का कारण है ये जो इलेक्ट्रॉन उन जगहों पे जो भरे जा रहे हैं, खाली जगहों पे, एम्प्टी स्पेस पे, ठीक है, एफ सेंटर पे, ये सारे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके हायर एनर्जी लेवल, उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाते हैं और वापस आते हैं। तो कलर, एक स्पेसिफिक कलर की लाइट को इमिट करते हैं, तो जिस कलर की लाइट को इमिट करेंगे, बाहर रिलीज करें, छोड़ेंगे, उसके पूरक रंग के वो दिखाई देंगे। तो उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नायलॉन 66 के संदर्भ में असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नायलॉन 66 के संदर्भ में असत्य है, यानी कि 4 में से 3 नायलॉन 66 के बारे में सही बताएंगे, एक उससे जुड़ा हुआ नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, नायलॉन एक संघनन बहुलक है, यानी कि कंडेंसेशन, संघनन की क्रिया से बनने वाला बहुलक है। अगला, नायलॉन कठोर और घर्षण प्रतिरोधी है, यानी कि घर्षण नहीं होगा और कठोर होंगे। अगला, नायलॉन 66 का उपयोग कॉलिन बनाने में, कपड़ा बनाने में, रेशे बनाने में आदि के निर्माण में नायलॉन 66 का उपयोग करेंगे। और आखिरी वाला है, नायलॉन 66 एक प्रत्यास्थलक है। प्रत्यास्थलक के बारे में लास्ट से पहले वाली क्लास पढ़ी थी, इलास्टोमर्स, प्रत्यास्थलक, जिनके अंदर रबर की तरह गुण होते हैं, जिनके जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, अंतराणविक बल कमजोर होते हैं, इसलिए वो दूर दूर होते हैं, इसलिए उनमें रबर की तरह गुण पाए जाते हैं। तो नायलॉन 66 में कहीं भी रबर जैसा गुण तो नहीं होता है। तो उम्मीद है ये इसका आंसर सही होगा, क्योंकि उसने बोला है कि ये असत्य है, तो 3 पॉइंट सत्य, तो इलास्टोमर तो नहीं है कहीं से भी। तो इसका सही जवाब है नायलॉन 66 के प्रत्यास्थलक है। ये गुण नायलॉन 66 में नहीं होता, वो एक इलास्टोमर नहीं। इलास्टोमर एक तरीके से रबर की तरह होते हैं, जिनके अंदर कमजोर आणविक बल होते हैं, वीक वान डेर वाल्स फोर्स होते हैं, ठीक है। और नायलॉन 66 के बारे में बोला ये कठोर है, तो वीक वान डेर वाल्स बल तो नहीं हो सकता, इसलिए प्रत्यास्थलक नहीं है। अब बाकी के गुणों के बारे में भी देख लेते हैं कि नायलॉन 66 जो है, अरे नायलॉन 66 का नाम ये क्यों पड़ा है, ये आगे बताएंगे कि नायलॉन 66 क्यों बोलते हैं इसको। पहला पॉइंट, यह एक संघनन बहुलक है।
संघनन बहुलक कैसे है कि एडिपिक अम्ल और मिथाइलिन हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ये मोनोमर एकलक इकाइयां है। हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सा मतलब 6 है ना, मिथाइल मतलब CH, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक अम्ल, इन दोनों की जब क्रिया करवाई जाएगी तो जल का अणु बाहर निकलेगा और संघनन की क्रिया होगी, यानी दोनों अणु आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये संघनन बहुलक है। ठीक है, और साथ में मजबूत बंध है, इसलिए जो है इनका उपयोग ब्रिसल्स, शीट्स और ये सब बनाने में किया जा रहा है। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। एडीपी अम्ल के साथ बन रहे हैं। जो 6,6 है इसका तात्पर्य क्या है, नाइलॉन 6,6 ये बताता है कि इसकी जो मोनोमर इकाइयां हैं है ना, जिससे बन रहा है एकलक इकाइयां, उनमें दोनों में 6-6 कार्बन एटम, 6-6 कार्बन परमाणु होते हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया नाइलॉन 6,6। उपयोग क्या है, जो टूथब्रश हम यूज करते हैं उसके ब्रिसल्स बनाने में, शीट्स, टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग में उपयोग में होता है, और यह कठोर भी है और घर्षण प्रतिरोधी भी है। तो 3 पॉइंट हमको यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन में मिल गए। केवल प्रत्यास्थलक वाला गुण इसके अंदर नहीं होता। संघनन बहुलक है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन एडिपिक अम्ल के साथ क्रिया करवाने से बनता है। यहाँ से भी क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके कि नाइलॉन 6,6 में 6 का क्या तात्पर्य है, कि 6 का तात्पर्य है कि नाइलॉन एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथाइलिन डायमीन से मिलकर बना, जिन इन दोनों के अंदर कार्बन की जो संख्या वो 6 होती है। एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो गया आपका। दूसरा, किस किस से मिलके बने हैं, नहीं एकलक इकाई है क्या है, तो एक हेक्सामिथाइलिन डायमीन है और एक एडिपिक अम्ल है। तीसरा ये बन रहा है एक नाइलॉन किस प्रकार का बहुलक है, योगात्मक है, एक संघनन है, तो संघनन बहुलक है। 3 क्वेश्चन तैयार हो गए और उपयोग से भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका। तो इस एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुलक का यही फायदा है, एक तरीके करेगा तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन है, कल मोनोमर के पॉलीमर के ऊपर पूरी क्लास है आपकी, और जब तक पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व नहीं हो जाते वही क्लास चलेगी आपकी। तो उम्मीद है वो क्लास और मजे से आप पढ़े उसको। अगला है, यदि क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक कार्बनिक से जुड़ी हुई बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ दिया जाए, है ना, क्लोरोफॉर्म लिया अपन ने CHCl3। क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक, बेहोश करने के लिए केमिकल की तरह यूज में आता है, बैन हो गया आजकल तो, ठीक है। और क्लोरोमेथेन, कार्बोनिल क्लोराइड, मस्टर्ड गैस और कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हम क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मतलब हवा में खुला छोड़ दें तो इनमें से क्या बनाएगा, क्या वो क्लोरोमेथेन बनाएगा, या वो कार्बोनिल क्लोराइड बनाएगा, या मस्टर्ड गैस बनाएगा, या कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बनाएगा। तो इसका सही जवाब है कार्बोनिल क्लोराइड बनाएगा। अब वो कैसे बनाएगा, इसके पीछे एक बड़ी मजेदार अभिक्रिया है, एक रोचक जानकारी देखिए। क्लोरोफॉर्म CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल हमने यहाँ लिए हैं, इसका हम खुली हवा में ऑक्सीकरण कर रहे हैं, एयर, और ये सूर्य के प्रकाश में रेडिएशन में अभिक्रिया होगी, तो ये क्लोरोफॉर्म जो है COCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऑक्सीकरण हो जाएगा। भाई हवा में क्या होगा, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इस क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ऑक्सीकरण करके ये क्लोरोफॉर्म को कार्बोनिल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, HCl बाहर निकल जाएगा। अब ये जो कार्बोनिल क्लोराइड बना, ये एक प्रकार की गैस है जिसको साधारण नाम है फॉस्जीन गैस बोला जाता है। कौन सी गैस बन रही है, फॉस्जीन। काय से बन रही, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से बन रही है। ये क्लोरोफॉर्म, ये उसका ऑक्सीकरण हुआ, तो ये जो हाइड्रोजन था ये हट गया, देखिए यहाँ पे, और ऑक्सीजन आ गया। और ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की परिभाषा ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन चले गए और ऑक्सीजन आ गया। और ये क्लोरीन भी जो है 3 2 6 क्लोरीन थे, यहाँ 2 2 4 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन 2 HCl बना के बाहर हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कितने लगे, 2, रिएक्शन भी बैलेंस हो गया आपकी, बना गया कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्जीन गैस बोलते हैं। क्या है ये फॉस्जीन गैस का, जो फॉस्जीन गैस है विषैली गैस है। अब अगर क्लोरोफॉर्म को खुला रख दें आप और उसका ऑक्सीकरण हो जाए तो ये विषैली गैस जो कि फॉस्जीन है एयर में फैल के काफ़ी नुकसान कर सकती है, जान भी जा सकती है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, भाई हमने देख लिया अभी तो क्लोरोफॉर्म को खुला रख दिया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑक्सीकरण तो हो सकता है, संभावना एयर कहीं बोतल में क्लोरोफॉर्म भरा और उसमें एयर चली जाए, तो क्या करते हैं कि इनको रंगीन बोतलों में भरा जाता है ताकि सनलाइट
भी हो तो उसका भी इफेक्ट नहीं आए, और पूरा टॉप टू नेक मतलब पूरा गर्दन तक रबर की कॉक लगा के भरा जाता है ताकि कहीं से भी एयर अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि अगर एयर अंदर चली गई तो उसका शुरू हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण शुरू हो गया तो फर्स्ट गैस बनना शुरू हो जाएगी जो काफी खतरनाक हो सकता है। तो इस जानकारी के साथ उम्मीद है मुझे कि ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ये इक्वेशन आपको आसानी से याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका ऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उपयुक्त अभिकर्मक कौन सा है जिसे 1 फिनाइल प्रोपेन, ये आपका 1 फिनाइल प्रोपेन को बेंजोइक अम्ल। अभी ऑर्गेनिक में ये है कि ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे, सही आंसर आ पाएगा। यही नहीं आएगा तो आगे गाड़ी रुक जाएगी। 1 फिनाइल प्रोपेन को बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित करने के लिए इनमें से क्या काम में आएगा, कौन सा उपयोग करेंगे हम? या तो हम केमेनोफोर उपयोग करेंगे OH माइनस नेगेटिव आयन के साथ, क्या यूज करेंगे? केमेनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OH माइनस के साथ, या फिर कंसंट्रेट H2SO4 सांद्र H2SO4 यूज करेंगे, या पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज करेंगे, या एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे। क्या करना है हमको? 1 फिनाइल प्रोपेन हाइड्रोकार्बन उसका बेंजोइक अम्ल में बनाना है, तो नो डाउट ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तभी वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। और इसके लिए ये हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमेनोफोर OH माइनस की प्रेजेंस में। तो ये इसका सही आंसर है पोटेशियम परमैंगनेट OH माइनस की प्रेजेंस हो, ठीक है, क्षारीय माध्यम हो मतलब। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एल्काइल बेंजीन है ना, ये एल्काइल है आपका प्रोपेन, ये बेंजीन, एल्काइल बेंजीन का क्षारीय OH माइनस बेस है। केमेनोफोर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन करने पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके बारे में भी कल रूल पढ़ चुके अपन, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, साथ में एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन प्रोपेन है, वैलेंसी भी चेक कर लीजिए सबकी बराबर है कि नहीं है, 1 हाइड्रोजन 2 3 और 1 4, ठीक है। ये आपका 1 फिनाइल प्रोपेन या एल्काइल बेंजीन इसको बोल सकते हैं, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है केमेनोफोर और OH माइनस की प्रेजेंस में हो रहा है, तो बन क्या रहा है? बेंजोइक एसिड। कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये जो कार्बन है और ये हाइड्रोजन एसिडिस रहेगा, ये दोनों टूट जाएगा, बॉन्ड यहाँ से अलग हो जाएंगे और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब ऑक्सीकरण हो गया। तो ये तो बन गया COH। अब बचा कि आपके 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो ये 2 कार्बन ऑक्सीजन को लेके और 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके एक CO2 बन जाएगा और एक H2 बन जाएगा, ठीक है। तो एक चीज यहाँ प्रूफ हो रही है, जब कभी भी हम हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीकरण करेंगे या उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो हमेशा CO2 और H2O तो बनेगा ही बनेगा। ये चीज आप दिमाग में बैठा ले अच्छे से कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है उनका अगर हम ऑक्सीकरण करें, ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, तो CO2 और H2O तो बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो अदर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, CO2 और H2O तो हमेशा होगा। जब भी कार्बन का ऑक्सीकरण करेंगे हम, जो है आपका हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीकरण करेंगे, उसको बर्न करेंगे, जलाएंगे, दहन करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बेंजोइक एसिड बन गया COH। अब ये अभिक्रिया यही देगा, दूसरे हाइड्रोकार्बन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन नहीं उनमें। जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, CH3 टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन है भाई, कार्बन के 3 तरफ CH3 है तो टर्सरी, और 4 कार्बन हो गया तो ब्यूटाइल और बेंजीन से जुड़ा है तो टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। इसका भी ऑक्सीकरण करें अपन ये केमेनोफोर OH माइनस की प्रेजेंस में, तो नो रिएक्शन, कोई ऑक्सीकरण नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं। ये देखिए यहाँ हाइड्रोजन है तो इसका ऑक्सीकरण हो गया, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन। इस बेंजीन रिंग के साथ जब कार्बन और ये एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा तो उसको बेंजाइल बोलते हैं, है ना। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा होता तो होता, बाकी है नहीं है तो उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, इसलिए नो रिएक्शन। तो ये उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के साथ बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हो गई होगी। दिया क्या था? अभिकर्मक कौन सा लेना है? केमेनोफोर लेना है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्षारीय माध्यम में केमेनोफोर की प्रेजेंस में जब भी हम ऑक्सीकरण करेंगे एल्काइल बेंजीन का, मतलब बेंजीन के साथ एल्काइल ग्रुप, तो उसका ऑक्सीकरण होगा, एसिड बनेगा बेंजोइक एसिड, साथ में CO2 और H2O रिलीज होगा। और अगर यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तो फिर उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो ये चीज भी आपके समझ में आ गई होगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन।
आखिरी क्वेश्चन है, ये हाइब्रिडाइजेशन संकरण से रिलेटेड है। अभी तक जो एनालिसिस किया गया है वो ऑर्गेनिक की रिएक्शन क्रिस्टल वाले चैप्टर से और संकरण वाले चैप्टर से, पॉलीमर से, बायोमोलिक्यूल वाले से, कुछ ऐसे चैप्टर्स निकल के आ रहे हैं जिनमें से हर बार क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो वो वाले टॉपिक्स को अपन, वो वाले चैप्टर्स को प्रायोरिटी में लेके पहले सॉल्व करेंगे, ताकि जो जिन टॉपिक्स, जिन चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो कम से कम अपने अच्छे तैयार हो ही जाए। सल्फर हेक्साक्लोराइड SF6 कौन सा संकरण, यहाँ पे रिक्त स्थान है, कौन सा संकरण प्रदर्शित करेगा, एक तो ये बताना है, और जो उसका आकार है, ज्यामिति है इस SF6 की, वो कौन सी होगी। या तो DsP2 DsP2 संकरण दिखाएगा और आकृति हो जाएगी वर्ग समतली, जिसको स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे, है ना, उधर इंग्लिश में लिखा। या फिर sp3d2 संकरण प्रदर्शित करेगा, जिसमें आकृति हो जाएगी अष्टफल की, ऑक्टाहेड्रल। या D2sp3, इसमें आकृति अष्टफल की। या sp3d, जिसकी आकृति है त्रिकोणीय पिरामिडी। तो इसका सही जवाब है, ये जो संकरण दिखाएगा वो होगा sp3d2, एक s, 3p और 2d के ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। संकरण में जो आकृति बनेगी वो अष्टफल की होगी। एग्जाम्पल है SF6, एक सल्फर 6 फ्लोरीन से घिरा हुआ, और जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, और एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, ये सल्फर है, 6 फ्लोरीन इससे घिरे हुए हैं। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, यहाँ 3 जो बॉन्ड एंगल होते हैं, एक ये देख लीजिए, एक ये देख लीजिए, और एक ये वाला, ये होता है 180 डिग्री सीधे लीनियर। ठीक है, तो ये लीनियर है, ये 180 डिग्री बॉन्ड एंगल दिखाएगा। बाकी ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन में जो इसका बंद कोण है वो 90 डिग्री है। आकृति है अष्टफल की, एक S 3p और 2d ऑर्बिटल आपस में मिलकर 3 और 1 4 और 2 6 नए हाइब्रिड कक्षकों का निर्माण करेंगे। ठीक है, एक S का भाग लेगा। इसमें जो केंद्रीय परमाणु है वो सल्फर है, जिसका एटॉमिक नंबर है 16। ठीक है, तो S का सल्फर का एक S भी भाग लेगा, P भी भाग लेगा और D भी इसमें भाग लेगा। तो SPD, S एक भाग लेगा, P के 3 ऑर्बिटल भाग लेंगे और D के 2 ऑर्बिटल भाग लेंगे। इसको जब हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक अपन लेंगे तो वहाँ पे सारे हाइब्रिडाइजेशन, सारे एग्जाम्पल को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, इसलिए इसको मैं अभी यहाँ पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बाकी इतनी जानकारी काफ़ी है कि sp3d2 संकरण है, जो इसकी आकृति अष्टफल की है, बंद कोण 90 डिग्री, और 3 जो बंद कोण होता है, 3 जो सीधे सीधे बॉन्ड है S और F के बीच में, वो 180 डिग्री के होते हैं 3। ठीक है, ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। कल से आपकी टॉपिक के ऊपर क्लास शुरू हो रही है। पहला टॉपिक आपका लिया है पॉलीमर बहुलक, आप तैयारी करके रखिए। ये जो 10 क्लासेस है, अगर ये आपने मिस कर दी हो तो जरूर देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो सारी क्लासेस आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और देखिए जरूर। अभी से आप तैयारी करके रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम, ये मान लीजिए बिल्कुल तैयारी एग्ज़ाम की, जैसे थोड़ा सा कोरोना काल खत्म हुआ और आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा, और विज्ञापन जारी होते ही बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगी, तो फिर तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। अभी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, संतुष्टि से, कोई प्रेशर नहीं है अपने ऊपर, तो तैयारी कर लीजिए। और ये 10 क्लासेस में कोई डाउट हो तो उसके बारे में लिखिएगा। अब कल से आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलने वाली है, उसको मिस नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और अपने ओपिनियन भी उसमें साथ में रखें। और जब वो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसकी क्लास, उसकी लाइव क्लास भी होगी, क्वेश्चन आंसर की, और आपका टेस्ट भी होगा, ताकि बहुत अच्छे से एक टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, ताकि आप भी श्योर होते जाएंगे हमारा ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें हमको अब कोई डाउट नहीं है, और आसानी से हम इस टॉपिक को सॉल्व कर पाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स लेके आ पाएंगे। थैंक यू।